जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 10 के फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम देने वाले हैं उनका ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। तो जितने भी क्लास 10 के विद्यार्थी हैं वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं कि मैथ का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, आप लोग का जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र है उसका मैथ का ऑब्जेक्टिव का आंसर की करवाने वाले हैं, ताकि आप लोग एग्जाम में जाइए और एग्जाम में सीधा आप लोग टिक आउट कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में वही करने वाले हैं और आप लोग को साथ ही साथ बताने वाले हैं कि इसका जो पीडीएफ है वो किस तरह से आपको मिलने वाला है, इसका आंसर की किस तरह से मिलेगा, सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो आप लोग अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और जितने भी टेंथ क्लास के विद्यार्थी है सभी के पास इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 10 दिया गया और मैथ का हम क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग का टाइमिंग मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट और आप लोग का 100 मार्क्स का होने वाला है। आप लोग बता दें कि 101% ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। आप लोग जब एग्जाम देने जाएगा तो आपको मैथ का आप लोग का हूबहू प्रश्न यही रहने वाला है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि वीडियो में अंत बनेगा और सारा प्रश्न का आप लोग आंसर को देख कर जाना है। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को चलते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। पहला प्रश्न क्या है, इनमें अभाज्य संख्या कौन है, बताइए। ऑप्शन में दिया गया, इसमें से पूछा है कौन है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन है इसमें बताइए। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक या खुद के अलावा किसी और संख्या से भाज्य ना हो उस संख्या को अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा पहला, तो देखिए 91 भी कट जाएगा, 87 भी हो जाएगा, 84 भी कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन संख्या ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है, बताइए। दूसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा संख्या है जो ना ही भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या। तो एक क्या है, एक ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाग लेमा, ठीक है, a = BQ + R में b क्या है, यहाँ पे b जो है ये b क्या है दिया गया है। तो b यहाँ पे क्या होता है, तो b यहाँ पे हो जाता है भाजक, ठीक है, b क्या हो जाता है यहाँ पे भाजक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और r क्या होता है, तो r यहाँ से शेषफल होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भाग लेमा में a = BQ + R में q = 0, तब क्या हो जाएगा। अगर q = 0 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे अगर q = 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो b = 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b = 1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 4 का। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 200 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। अगर 200 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो 2 का अधिकतम घात आप लोग किस तरह से निकालेंगे, 200 का आप लोग क्या करिएगा, आप यहाँ से देखिएगा, आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा तो आप लोग का पता चल जाएगा कि 2 का घात कितना होता है, ठीक है। 2 का घात कितना हो रहा है यहाँ से आप लोग को पता चलेगा। तो 2 का घात कितना हो रहा है, 3 हो जाएगा। 2 का घात 3, तो घात आप लोग से पूछा है तो घात अधिकतम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 5 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3 घात। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा सहअभाज्य युग्म है, बताइए। ऑप्शन में दिया गया इसमें से कौन है जो सहअभाज्य युग्म है। तो सहअभाज्य युग्म इसमें से कौन सा है, तो 14 और 21 क्या है, एक सहअभाज्य युग्म है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग सोल्यूशन करेंगे तो वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आप लोगों को सभी का आंसर की बता रहे हैं ताकि आप लोग जाइएगा एग्जाम में और फटाफट टिक कर लीजिएगा। इसका आप लोग डिटेल सोल्यूशन आप लोगों को बाद में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है, इनमें कौन सा युग्म जुड़वा अभाज्य है, बताइए। इसमें कौन सा युग्म है जो जुड़वा अभाज्य है। तो जुड़वा अभाज्य इसमें से कौन सा है बताइए, जुड़वा अभाज्य। तो जुड़वा अभाज्य देखेंगे, बताइए कौन सा इसमें से सही युग्म हो जाएगा। तो देखिए 2 और 3 क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या। देखिए 2 क्या है कि 1 और 2 ये किसी और से नहीं होगा डिवाइड। नेक्स्ट 3 क्या है, तो 1 और 3, ठीक है। तो ये क्या है, जुड़वा अभाज्य कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2, 3। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया गया y के पावर 5 - 4 को 4y² + 1 से भाग देने पर भागफल का घात क्या होगा। तो भागफल का घात क्या हो जाएगा आप लोग से पूछा गया, इतना को इतना से भाग देने पर, यानी कि 4y² + 1 को आप लोग जब भाग दीजिएगा y के पावर 5 - 4 से तो कितना हो जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इसका घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बहुपद px का 1 शून्यक 4 है तो px का एक गुणनखंड क्या जाएगा। अगर उसका शून्यक 4 है यानी x = 4 है तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो x - 4 = 0 हो जाएगा, यही हो जाएगा x - 4। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, x - 4। चलिए अगला प्रश्न क्या है, x² - 5x + 6 के शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा। तो शून्यकों का गुणनफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। c यहाँ पे कितना है, 6 है, और a कितना है, 1 है। तो कितना हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल इसका 6 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रैखिक बहुपद के लिए कितने शून्यक होते हैं। तो रैखिक बहुपद के लिए यानी रैखिक बहुपद क्या हो जाएगा, 2x या x, ये सब क्या है रैखिक बहुपद। तो इसका शून्यक कितना होता है, तो इसका एक ही शून्यक निकलेगा आप लोग को रैखिक बहुपद। यानी हम लोग बोल दिए x है तो x = 0, ये क्या है, तो इसका एक ही बहुपद हम लोग को निकल कर आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है बहुपद x² - kx - 42 का एक शून्यक -3 है तो k का मान क्या हो जाएगा। तो -3 हम लोग जब इस फार्मूला में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3k और -42। अब बताएं कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और +3k और -42।
बताइए 9 में से जब 42 को हम लोग हटाएंगे तो कितना बचेगा, बताइए 42 में से 9 तो 33 हो जाएगा, और जब 3 से काटेंगे 33 को तो 11 हो जाएगा। तो के का वैल्यू यहाँ से 11 निकल कर आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 2x² माइनस 4x माइनस 6 का एक शून्य क्या हो जाएगा। तो इसका शून्य किस तरह से निकालना बताइए, इसका शून्य आप लोगों को किस तरह से निकालना है। एक शून्य बोला गया तो आप लोग गुणनखंड निकालेंगे, तो पहले इसको हम लोग गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12। बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम लोग गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर हम लोग को आना चाहिए 12 और जोड़ने पे आना चाहिए 4, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए 2x² को सही नहीं देंगे, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 6 माइनस 2, घटाएंगे तो देखिए हम लोग 4 आ जाएगा और गुना करने पे 12 आ जाएगा। स्क्वायर माइनस 6 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना देगा 2x² प्लस 6x माइनस 2x और माइनस 6। यहाँ से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताइए 2x को जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +6, ठीक है, x प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 यहाँ पे भी हो जाएगा x प्लस 6। अब बताइए देखिए 2 को बन गया 2x माइनस 2, एक बन गया x प्लस 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए एक को लेते हैं 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट 13 का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि समीकरण दिया गया x प्लस बी वाई प्लस सी के कितने हल संभव हो सकते हैं। तो इसका कितना हल हो सकता है, तो ये देखिए देख सकते हैं आप लोग, बताइए इसका कितना हल हो सकता है। इसका अनगिनत हल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है। जो रैखिक बहुपद होता है उसका आलेख कैसा बनता है, तो हमेशा सरल रेखा बनता है, याद रखिएगा हमेशा सरल रेखा होता है रैखिक बहुपद का। अगला प्रश्न है कि बहुपद 2x² माइनस 10x प्लस 6 का एक शून्य क्या होगा। तो इसको भी आप लोगों को गुणनखंड निकालना होगा, गुणनखंड निकालेगा तो आपका जो शून्य का आ जाएगा वो आप लोग इसका आंसर कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल उसी प्रकार का प्रश्न इसमें भी इससे इसको गुना कराना, और आप लोग ऐसा संख्या चुनना है जो आप लोग को गुना करने पे आप लोग 12 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे 10 आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसको निकाल लेंगे। अगला प्रश्न है a/² प्लस b/y प्लस c का आलेख कैसा होगा। तो अगर द्विघात बहुपद रहेगा, अगर द्विघात बहुपद देखिए यहाँ पे है तो इसका आलेख कैसा होगा, प्रबलय होगा, और अगर रैखिक बहुपद हो जाता है तो वहाँ पे सरल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रबलय। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विरोधी समीकरण युग के कितने हल होते हैं। बताइए विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। तो विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं, तो कोई हल नहीं होता विरोधी समीकरण युग्म के। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है y = 6 का आलेख कैसा होगा। अगर y = 6 है तो y = अगर 6 है, देखिए यहाँ से अगर y = 6 है, ये अगर मान लीजिए 6 है, ये 6 है, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स अक्ष है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष के समांतर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एक्स अक्ष के समांतर। अगला प्रश्न है, बिंदु दिया गया है 5,8 के एक्स अक्ष से लांबिक दूरी कितना हो जाएगा। बताइए बिंदु जो दिया गया है 5,8 की एक्स अक्ष से, ठीक है, एक्स अक्ष से लांबिक दूरी कितना हो जाएगा। तो एक्स अक्ष ये हो जाएगा, तो इसका लांबिक दूरी कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये एक्स अक्ष पहला, ये वाई अक्ष, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 5 इकाई। अगला प्रश्न दिया गया है कि बिंदु -4,0 से मूल बिंदु की दूरी क्या होगा। तो मूल बिंदु से दूरी पूछता है तो क्या करते हैं, √x² प्लस y² कर देते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 0 का स्क्वायर 0, यानी √16 कितना का वर्गमूल होता है, 4 का होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 4 इकाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है बिंदु दिया गया 2,5 की चतुर्थांश में, 2,5 यानी दोनों प्लस में, दोनों प्लस में कौन सा चतुर्थांश में होता है, तो प्रथम चतुर्थांश में होता है विद्यार्थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश। चलिए अगला प्रश्न क्या है, बिंदु दिया गया 3,4 से मूल बिंदु की कितनी दूरी होती है। 3,4 अभी पता है मूल बिंदु से के लिए क्या होता है, x² प्लस y² होता है। तो क्या हो जाएगा, √ क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो जाएगा, √25, √25 कितना का वर्गमूल होता है, तो 5 का होता है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 5 इकाई। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 5 इकाई। अगला प्रश्न है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक कितना होते हैं, तो 0,0 होते हैं। सभी विद्यार्थियों को मालूम होगा मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। अगला प्रश्न है, बिंदु 2,0 और -1,4 के बीच की दूरी क्या हो जाएगा। इसके बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला होता है विद्यार्थी, क्या होता है, बीच की दूरी के लिए होता है √, आप लोग निकाल सकते हैं क्या, x1 - x2 के होल स्क्वायर, और प्लस कर सकते हैं y1 - y2 के होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, बताइए x2 क्या है, 2 में से 2 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे y1 - y2 यानी 0 - 4, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, √25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का होता है। तो इसलिए 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5, ठीक है, 5। चलिए अगला प्रश्न को चलिए, अगला प्रश्न है, मिनट की सुई, ठीक है, मिनट की सुई 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है। ठीक है, मिनट का जो सुई है वो 1 घंटा में कितना कोण बनाती है, तो कितना बनाती है, तो 6 डिग्री बनाती है। याद रखिएगा, अगर मिनट की सुई जो है, जो मिनट की सुई जो है 1 मिनट में कितना बनाता है, तो 6 डिग्री का कोण बनाता है। अगला प्रश्न है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
90 डिग्री केंद्रीय कोण वाले चाप की लंबाई क्या हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है थीटा बटा पाई आर एल होता है। ठीक है, थीटा बटा पाई आर एल होता है, इस फॉर्मूला में रख के आप लोग निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या इतना और उसका केंद्रीय कोण कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, तो इसका आप लोग से क्या पूछा है क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आप लोग से बता रहा हूँ। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है थीटा बटे पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप लोग इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा तो इसमें वैल्यू रख देंगे। तो थीटा का वैल्यू दिया गया है और यहाँ पे आप लोग त्रिज्या भी दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 231 सेंटीमीटर। आप लोग को फॉर्मूला बता दें, आप लोग निकाल भी सकते हैं। तो 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि वृत्त की त्रिज्या 5 है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का वैल्यू कितना है, पाई में रहने देते हैं और बताइए आर का वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यानी 25 पाई हो जाएगा इसका सही आंसर। 25 पाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात कितना होता है। ठीक है, वृत्त का परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वो कितना होता है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है विद्यार्थी, तो 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई आर, और जो होता है वृत्त का व्यास यानी डी कितना होता है तो r/2 होता है। ठीक है, मतलब रेडियस का आधा होता है, मतलब r/2 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई आर और ये जो उद्धू जाएगा ऊपर से क्या हो जाएगा 2r, 2 से 2 कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट, कितना बचेगा पाई। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, हम लोग लिख सकते हैं 22/7। तो 22/7 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि 22 किलोमीटर दूरी तय करने में एक कार के पहिए को 25,000 चक्कर लगाना पड़ता है। तो पहिए की त्रिज्या क्या हो जाएगी। ठीक है, तो पहिए की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो बताइए 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 31 का सही आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है एक पहिए का व्यास 7 सेंटीमीटर, तो एक चक्कर में पहिया कितना दूरी तय करेगा बताइए। एक चक्कर में यानी कि पहिए तो यहाँ पे भी लगाएंगे पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से भी आप लोग को निकल जाएगा। तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 28 सॉरी डियर यहाँ पे 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे 22 सेंटीमीटर आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला है कि दो वृत्तों का परिधियों का जो अनुपात है 5:7 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है, दो वृत्त के परिधियों का अनुपात दिया गया, परिधि दिया गया 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो इसका आप लोग से त्रिज्या का अनुपात पूछा है। तो त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, यानी 25:49, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि का सांख्यिकीय मान का अनुपात क्या होता है। एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है। अब यहाँ देखिए सॉरी यहाँ से आप देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग देखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल आउट, एक आर से एक आर कैंसिल आउट, क्या बचेगा r/2। तो r/2 क्या होता है r/2, इसको लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो बताइए इसका सही आंसर r/2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, r/2। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग से बोला गया कि इनमें से किसका मान 1 से अधिक है बताइए। ऑप्शन में दिया गया इसमें से किसका मान 1 अधिक है। तो sin 50 का मान नहीं होगा, cos 45 का मान भी नहीं होता है, tan 40 का मान भी नहीं होता है, tan 50 का मान आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 से अधिक किसका मान होता है tan 50 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, इनमें किसका मान सबसे कम है बताइए। ऑप्शन में दिया गया इसमें से किसका मान सबसे कम है। तो सबसे मान इसमें किसका मान कम है, तो sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, tan 45 का 1 होता है। तो किसका मान सबसे कम है, तो cos यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 90 का मान सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर बी 36 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, यदि सी यहाँ पे मान सकते हैं या थीटा कुछ भी मान सकते हैं, दिया गया सी इक्वल तो 30 डिग्री है, तो 2 थीटा का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थीटा भी आप लोग बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो देखिए 2 यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos। ठीक है, 2 cos यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, cos यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, cos 30 का वैल्यू कितना होता है। तो cos 30 का वैल्यू बताइए विद्यार्थी क्या होता है। तो यहाँ पे cos 30 का वैल्यू रखेंगे और यहाँ से 2 से 2 काट देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सही आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें किसका मान 0 होता है बताइए। इनमें किसका मान होता है वो जो 0 होता है, किसका मान 0 होता है, तो sin 0 का मान क्या होता है 0 होता है। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है sin 60 का मान इनमें से किसके बराबर होता है। जो sin 60 का मान किसका बराबर होता है, तो जो sin 60 का वैल्यू होता है वही क्या होता है अपोजिट होता है cos 30 का वैल्यू के। ठीक है, सभी को मालूम होगा, तो cos 30 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है sin स्क्वायर 90 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान कितना होता है। sin स्क्वायर 90, sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 2 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 41 प्रश्न का आंसर यहाँ पे करवा दिए हैं। अगर सभी प्रश्न का आंसर चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग फटाफट जाएंगे गूगल पे। ठीक है, गूगल पे जाएंगे और गूगल पे आप लोग सर्च करेंगे जस्टवेल एजुकेशन, गूगल पे आप लोग सर्च करेंगे, वहाँ से आप लोग को क्लास 10 का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप लोग जाइएगा और उस पर
क्लिक करके आप लोग जो सारा क्वेश्चन है आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन डाउनलोड करने के साथ साथ वहाँ पे आप लोग को सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर की भी दिया गया, तो आप लोग वहाँ से सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर की आप लोग एग्जाम में लगा सकते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव भी आने वाला है और सब्जेक्ट का आने वाला वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड हैं आप क्लास 10 के विद्यार्थी सभी के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार हम मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट और नए वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।